तो अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। तो कैसे हैं आप लोग? इंशाअल्लाह आप लोग खैरियत तो वाफियत से होंगे। आज का जो टॉपिक है अस्थमा टॉपिक है। ठीक, अस्थमा को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि ब्रोंकियल अस्थमा, अस्थमा दमा या सांस रोग के नाम से भी जानते हैं। अस्थमा बहुत से कारणों की वजह से ये बीमारी होती है। ठीक, तो अस्थमा एक क्रॉनिक इन्फ्लामेशन डिसीज़ होती है जो लंग्स में पाई जाती है। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें पर्सन मतलब उसकी जो मतलब उसके ब्रोंक्यूल्स वगैरह होती हैं वो सॉइल हो जाती हैं, नैरो हो जाती हैं। ठीक, और एक्स्ट्रा म्यूकस प्रोड्यूस करती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। ठीक, और इससे हमें अटैक वगैरह, लाइफ थ्रेटनिंग अटैक वगैरह बढ़ने के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक, तो इनके कारण क्या है, किन किन वजहों से मतलब ये अस्थमा प्रॉब्लम हो जाती है, ये बीमारी हो जाती है। कुछ फैक्टर हैं जिनको हमने बताया। एनवायरमेंटल फैक्टर जैसे टेम्परेचर, कोल्ड एयर होना, ह्यूमिडिटी मतलब ड्राई एरिया, मतलब आसपास में ह्यूमिडिटी हो जाना, ड्राई एयर मतलब सॉलन वैसी जैसे महसूस हो, और एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन, सिगरेट, इंडस्ट्रियल स्मोक, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, फॉर्मल्डिहाइड, ऐसी मतलब ज़्यादातर ये प्रॉब्लम पोल्यूटेड एरिया की वजह से होता है। एलर्जन एलहेंस जैसे कि फूड थ्रेड, सल्फर खा लिया या बियर्स या वाइन्स, इसकी वजह से अस्थमा होने की प्रॉब्लम है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स वगैरह, परफ्यूम वगैरह इस्तेमाल करना, या टेंशन वगैरह, स्ट्रेस लेना, इमोशनल स्ट्रेस होना, अरे बहुत सी वजह हैं, आप अच्छे से जानते हैं। मेडिकेशन लगातार इस्तेमाल करना, जैसे एनएसएड, जो एस्पिरिन वगैरह हैं, पैरासीटामोल, डाइक्लोफिनेक, आइबुप्रोफेन, बीटा ब्लॉकर में जैसे प्रोप्रानोल हो गया। ठीक, ये सारी मेडिसिन हैं जिनका इस्तेमाल करने की वजह से अस्थमा होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक होना, पेट्स वगैरह मतलब जो बिल्लियाँ वगैरह कुत्ता पालते हैं उनकी वजह से हो सकता है। फैटी फूड वगैरह खाना, जिसकी वजह से हो सकता है। रिस्क फैक्टर क्या है, जैसे फैमिली में कोई प्रॉब्लम, फैमिली में कोई अस्थमा वगैरह होगा। एलर्जन के हिस्ट्री देखना, पैसिव स्मोकिंग, लगातार मतलब बहुत पुरानी स्मोकिंग वगैरह, बीड़ी पुड़िया वगैरह, बीड़ी सिगरेट वगैरह इस्तेमाल करना। ओबेसिटी, मोटापा होना। अर्बन लिविंग मतलब गाँव, ऐसी जगह जहाँ पर कूड़ा करकट, गांव टाइप के एरिया में जो रहना, गांव में भी सफाई रहती है सारी। लो बर्थ वेट मतलब पैदाशी बच्चे, वज़न कम होना। रेगुलर एनएसएड्स का इस्तेमाल करना। टाइप्स क्या है, एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक, दो टाइप्स की हैं, एक एलर्जिक, एक नॉन एलर्जिक। जो एलर्जिक होती है वो बच्चों में पाई जाती है, और जो नॉन एलर्जिक होती है वो 35 साल के एज में पाई जाती है, मतलब इनके तकरीबन पाई जाती है। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या है, हम किस वजह से जानेंगे कि मतलब इनके कि ये अस्थमा ही हुआ है। ठीक, एक बीजिंग साउंड प्रोड्यूस होगा जब जो पेशेंट होगा, उसके साइन सिम्टम ऐसे पहचानेंगे, जैसे खांसी, सुबह शाम खांसी आना। ठीक, रात में, सुबह, एनी टाइम। बीजिंग साउंड होना, घिर घिर जैसी आवाज़ आना। चेस्ट में प्रॉब्लम होना, जैसे टाइटनेस दर्द वगैरह होना। ठीक, और सांस लेने में निकालने में थोड़ा टाइम लग जाना बहुत। ठीक, थोड़ी थोड़ी देर में अस्थमा अटैक टाइप का आना, घबराहट होना, सीने में जकड़न, सांस लेने में तकलीफ, नाक बंद हो जाना, आँखों में खुजली, हार्ट बीट का बढ़ जाना, ये सब सिम्टम्स होते हैं जिसकी वजह से हम पहचानते हैं कि ये अस्थमा ही है। तो पैथोलॉजी में कैसे मतलब एक्सटेंसिक का इंट्रिंसिक का कैसे जानेंगे। एलर्जिक क्या होता है, एलर्जिक जैसे एंटीजन या AGE या एंटीबॉडी, मस्ट सेल या बेसोफिल्स, केमिकल मेडिएटर रिलीज। ये क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं केमिकल मेडिएटर रिलीज को, हिस्टामिन जैसे साइटोकाइनिन और लिकोट्रीन, प्रोस्टाग्लैंडिन, ये जब एक्टिवेट हो जाते हैं जिसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है। ब्रोंक्यूल्स क्या होते हैं उनमें मतलब सिकुड़ जाते हैं। ठीक, इंट्रिंसिक क्या होती है, इंट्रिंसिक
ये नॉन एलर्जिक होती है। ये पैरासिम्पैथिक या सिम्पैथिक रिस्पॉन्स की वजह से शुरुआत होती है। पैरासिम्पैथिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हुआ, जिसकी वजह से एसिटाइलकोलाइन का रिलीज़ होना और ब्रोंकोस्टेशन हो जाना। ठीक, अब जायज़ बात है, अब एसिटाइलकोलाइन रिलीज़ हुआ और उसकी वजह से ब्रोंक्यूल को सिकुड़ जाना। ठीक, डायग्नोसिस हम कहें इसको डायग्नोस कैसे करें, जैसे फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हैं, हिस्ट्री कलेक्शन कर सकते हैं, स्पाइरोमेट्री कर सकते हैं, एबीजी इस्तेमाल कर एबीजी का करवा सकते हैं कि कितनी गैस एनालिसिस हो रही है, चेस्ट एक्सरा करवा सकते हैं, स्पुटम कल्चर करवा सकते हैं, मतलब थोक वगैरह का कल्चरिंग होता है, सीआरपी करवा सकते हैं, सीबीसी करवा सकते हैं, पीक फ्लो, सीटी स्कैन, एमआरआई, ब्रोंकोस्कोपी अदर बीमारी वगैरह चेक करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी यानी कस्टमर के और भी सारी तभी चेक की जाती है। एक्यूमुलेशन, ब्रीज साउंड, उसका बीजिंग साउंड सुनना, ये सब चेक करना, इसकी वजह से आप जान सकते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या है, रेस्पिरेटरी फेलर, निमोनिया, कार्डियक अरेस्ट, स्टेटस न्यूमेटिक एलेक्टेसिस, ये सब कॉम्प्लिकेशन होते हैं, होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। मेडिकल मैनेजमेंट, हम क्या पेशेंट को दे सकते हैं, कौन सी मेडिसिन हम दे सकते हैं जिससे वो पेशेंट ठीक हो जाए। ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, ये क्या है, ब्रोंक्योल्स को क्या कर डायलेट कर देती हैं, बढ़ा देती हैं, और उनकी थिकनिंग को क्या रिलैक्स कर देती हैं, जैसे सल्बुटामोल, फॉर्मेट्रोल, अल्बुट्रोल। ठीक, ज़ैंथेन में आती है थियोफिलाइन, डेरिफेलाइन, एमिनोफिलाइन मेडिसिन आती हैं। कॉम्बिनेशन में ज़्यादातर सिरप वगैरह में आती है, टैबलेट में भी आती है, सिरप में ज़्यादातर आती है। एंटीकोलिनर्जिक मतलब मेडिसिन का इस्तेमाल करना, जो स्मूथ मसल्स को रिलैक्स कर देता है और म्यूकस के सिक्रेशन को डिक्रीज़ कर देता है, जैसे कि एप्राट्रोपिन, एट्रोपिन सल्फर हो गया, नेबुलाइज़र का, ये सब नेबुलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक, कोई स्टेरॉइड जैसे कि एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एलर्जिक इन मेडिसिन में पाई जाती है, जैसे मिथाइल प्रेनिसोलोन, बीटामेथासोन मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाती है। ल्यूकोट्रिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट होते हैं जो ल्यूकोट्रिन के एक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं। ठीक, जैसे मोंटेल्यूकोस्ट, जेफेलोकोस्ट, मस्ट सेल स्टेबलाइज़र, जैसे कि ये मस्ट सेल की एक्टिविटीज़ को स्टॉप कर देते हैं। क्रोमोलिन, सोडियम। हाउस रेमेडीज़ मतलब घरेलू चीज़ें हैं जिनकी वजह से हम ठीक हो सकते हैं, जैसे घरेलू इलाज। विटामिन डी रिच फूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन लीफी स्पिनच मतलब पालक का इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेट का खाना चाहिए, कैरेट, और या कैरेट जूस पियो। विटामिन सी रिच फूड लाइक कैडो के नाम से, और या नींबू यानी लीमन। जामुन का इस्तेमाल करते हैं, बाकायदा हमने हिंदी में लिखा है मगर ज़्यादा टाइम नहीं देना। बीट्स यानी चुकंदर, ब्लूबेरीज और कद्दू के बीज, अलसी के बीज, हल्दी, ऑनियन और गार्लिक मतलब प्याज, लहसुन, जैतून का तेल और अनार वगैरह खा सकते हैं। हमें बचना किन चीज़ें हैं, जिससे आपको जिन खानों से एलर्जी है उनसे बचें, जैसे कि एलर्जी, और ये ड्रिंक लेना मतलब अल्कोहल वगैरह, स्मोकिंग वगैरह बंद कर देना चाहिए। नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है या फार्मासिस्ट मैनेज नर्सिंग मैनेजमेंट, इन सबके लिए वीडियो मैंने बनाई। तो इसमें क्या करते हैं, पेशेंट के डिस्टेंस एवर को क्या करते हैं, उनके साइन सिम्टम्स को एक्सेस करते हैं। ठीक, उनकी हिस्ट्री को चेक करते हैं, उन और उस पेशेंट को कैसे क्या हुआ, उन और किस इन्वायरमेंटल में रहता है, उसकी सारी नॉलेज को कलेक्ट करना, उसकी एलर्जिक मेडिकेशन को चेक करना, लाइफ स्टाइल को चेक करना, ये सब बताना मतलब। ठीक, जैसे कि उसकी एबीजी करवाना। ठीक, ब्रीथ पैटर्न को चेक करना, रेस्पिरेटरी रेट को चेक करना, पेशेंट के पोजीशन को चेक करना, ऑक्सीजन का चेक करना, और उसी के हिसाब से ब्रोंकोडायलेटर का इस्तेमाल करना, उनको देना, प्रोवाइड करना, स्टेरॉइड वगैरह इस्तेमाल करना। ठीक, और बहुत सारी हैं, जैसे कि स्पुटम का चेक करना, उसका कलर कैसा है। ठीक, उसके डाइट का चेक करना, जहाँ वो रहता है उसमें ह्यूमिडिटी नहीं है, नरमी नहीं है, सीलन टाइप का मकान नहीं है,
तो उसको चेक करना कि उसके रूम में इस तरह टाइप से तो नहीं है ह्यूमिडिटी वगैरह। उसको 2-4 घंटे में ओरल हाइजीन प्रोवाइड करना, और उसके लिए पेशेंट के डिसीज़ को बताना, उसको नॉलेज देना कि इन सब चीज़ों को नॉलेज दे पेशेंट को। ठीक, वो साइकोलॉजिकल सपोर्ट पेशेंट को करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए किसी हर चीज़ के बारे में, उसको कंफर्टेबल पोजीशन प्रोवाइड करना चाहिए, चेस्ट रिलेटेड कंडीशन को चेक करना चाहिए, प्रोवाइड एनाल्जेसिक का इस्तेमाल, ब्रोंकोडायलेटर का यूज़, ऑक्सीजन इनहेलेशन, मेंटेन न्यूट्रिशनल स्टेटस का चेक करो कि वो प्रॉपर खा रहा है या नहीं खा रहा। ठीक, और सब हमने बता ही दिया है कि अवॉइड एलर्जेंस और एक्सट्रीम कोल्ड वेदर से बचे, एलर्जेंस वैसे माउथ ब्रीथिंग से बचे, कॉन्टैक्ट इन्फेक्शियस पीपल लोगों से बचे, और स्मोकिंग वगैरह ख़त्म करते हैं। तो ये थी आज का हमारा टॉपिक, आपको इंशाल्लाह अच्छा लगा होगा। हमने बाकायदा इसमें अच्छे से समझाया है, और इसके भी टॉपिक हैं, हम वो भी लाएंगे इंशाल्लाह। तो बाय बाय, अस्सलाम वालेकुम।